भारतीय प्रेस का इतिहास ये सिर्फ अखबारों की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक जबरदस्त लड़ाई की दास्तान है। एक तरफ थी कलम की ताकत और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश हुकूमत की तलवार। ये कहानी है कि कैसे दमन के अंधेरे में शब्दों ने रोशनी की मशाल जलाए रखी। बिल्कुल। आज हम जरा गहराई में उतरकर देखेंगे कि उस दौर में होता क्या था, जब कुछ छापना सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि एक राजनीतिक ऐलान हुआ करता था। हम इस लुका छिपी के खेल को समझेंगे, कैसे सरकार नए नए कानूनों का जाल बिछाती थी और कैसे पत्रकार और राष्ट्रवादी उस जाल को काटने के नए नए तरीके खोज निकालते थे। सही बात है। और इस पड़ताल का मकसद सिर्फ तारीखें या अधिनियम गिनना नहीं है, बल्कि उस सोच को समझना है जिसके तहत ये अखबार चलाए जा रहे थे। ये अखबार सिर्फ खबरें नहीं पहुंचा रहे थे, वे लोगों को एक साथ ला रहे थे, उन्हें राजनीतिक रूप से शिक्षित कर रहे थे और सच कहूं तो एक राष्ट्र की नींव रख रहे थे। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। साल 1780, जेम्स अगस्टस हिक्की का बंगाल गजट, भारत का पहला अखबार। लेकिन ये तो शुरू होते ही 2 साल में बंद भी हो गया। ऐसा क्या लिख दिया था उन्होंने कि सरकार इतनी ज्यादा घबरा गई? हिक्की असल में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, उनके निजी जीवन और उनके भ्रष्टाचार पर जमकर लिख रहे थे। वो बहुत तीखी और व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल करते थे। अच्छा। अब सोचिए, कंपनी के अधिकारी जो यहाँ अपनी मनमानी चला रहे थे, उन्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का था? कि ये खबरें वापस इंग्लैंड पहुंचाएंगी। बिल्कुल। उन्हें डर था कि अगर ये खबरें छपकर वापस लंदन पहुंची तो वहां बैठे उनके आकाओं के सामने उनकी पूरी पोल खुल जाएगी, उनकी इमेज बर्बाद हो सकती थी। तो ये डर अपनी नौकरी और रुतबे को बचाने का था। तो उनका पहला कदम क्या था? क्या उन्होंने हिक्की को मनाने की कोशिश की या सीधा हथौड़ा चला दिया? सीधा हथौड़ा, कोई बातचीत नहीं। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट ले आए। अच्छा। इसका बहाना तो ये बनाया गया कि भारत पर फ्रांसीसियों के हमले का खतरा है, इसलिए अफवाहों को रोकना जरूरी है। लेकिन असली निशाना प्रेस की आज़ादी थी। इस कानून में प्री सेंसरशिप का प्रावधान था। प्री सेंसरशिप मतलब छापने से पहले सरकार से पूछो। ये तो बहुत ही सख्त नियम है। हाँ। हर शब्द, हर लाइन पहले कोई सरकारी बाबू पढ़ेगा और फिर तय करेगा कि ये छपेगा या नहीं। ठीक यही मतलब है। और साथ ही अखबार के मालिक, संपादक और प्रिंटर का नाम छापना भी अनिवार्य कर दिया गया। ये तो आजादी पर सीधा हमला था। बिल्कुल। हालांकि कुछ साल बाद 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स आए, जो थोड़े उदारवादी माने जाते थे। उन्होंने प्री सेंसरशिप की शर्त हटा दी, जिसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन मुझे लगता है ये राहत ज्यादा दिन चली नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। ये तो बस तूफान से पहले की शांति थी। 1823 में जॉन एडम्स ने लाइसेंसिंग रेगुलेशंस लागू कर दिए। लाइसेंसिंग? हाँ, यहाँ से खेल और गंभीर हो गया। अब कोई भी बिना सरकारी लाइसेंस के प्रिंटिंग प्रेस शुरू नहीं कर सकता था। और ये लाइसेंस देना या ना देना पूरी तरह से सरकार की मर्जी पर था। बिल्कुल। और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये नियम अंग्रेजों के अखबारों से ज्यादा भारतीय भाषाओं के अखबारों को परेशान करने के लिए बनाए गए होंगे। आपने सही पकड़ा। इन नियमों का असली निशाना वही अखबार थे जिन्हें भारतीय चला रहे थे या जो भारतीय भाषाओं में छपते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजा राम मोहन राय। उन्हें अपने फारसी अखबार मिरात-उल अकबर का प्रकाशन इसी कानून की वजह से बंद करना पड़ा। सोचिए, एक समाज सुधारक जो लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है, उसे अपनी आवाज बंद करने पर मजबूर कर दिया गया। यही तो विडंबना थी। तो इस दमन के माहौल में क्या किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की या सबने इसे मान लिया था? एक उम्मीद की किरण दिखी चार्ल्स मेटकॉफ के रूप में। 1835 में जब वो गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने 1823 के सख्त लाइसेंसिंग कानून को रद्द कर दिया। अच्छा। उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यानी लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस भी कहा गया। मुक्तिदाता? जी। उनके नए कानून के तहत प्रकाशक को सिर्फ अपने प्रेस की जगह की जानकारी देनी होती थी। कोई लाइसेंस नहीं, कोई प्री सेंसरशिप नहीं। तो इसका असर क्या हुआ? जरूर अखबारों की बाढ़ आ गई होगी। बिल्कुल। ऐसा लगा जैसे किसी ने बांध के दरवाजे खोल दिए हों। देश भर में अखबारों की संख्या तेजी से बढ़ी। ये एक तरह का सुनहरा दौर था, लेकिन ये एक ऐसी जमीन पर बना था जो बहुत नाजुक थी। इसे तोड़ने के लिए बस एक बड़े राजनीतिक भूकंप की जरूरत थी। और वो भूकंप 1857 में आया। हाँ, 1857 का विद्रोह। ये ब्रिटिश सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उन्हें समझ आ गया कि अगर विचारों को फैलने दिया गया तो उनका राज टिक नहीं पाएगा। तो उन्होंने फिर से
आपातकाल का हवाला देकर 1857 का लाइसेंसिंग एक्ट वापस लाया गया। मेटकॉफ की दी हुई आज़ादी छीन ली गई। सरकार को किसी भी किताब, अखबार या किसी भी छपी हुई चीज के प्रकाशन को रोकने का असीमित अधिकार मिल गया। तो ये एक तरह का पैटर्न है। थोड़ी आजादी मिलती है, फिर कोई बड़ी घटना होती है और सरकार उसे बहाना बनाकर सारी आजादी वापस छीन लेती है। यही चक्र बार बार दोहराया गया। हालांकि 1867 में एक रजिस्ट्रेशन एक्ट आया। ये थोड़ा अलग था। अलग कैसे? ये प्रतिबंधात्मक कम, नियामक ज्यादा था। नियामक, प्रतिबंधात्मक नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या सरकार का रवैया नरम पड़ रहा था? नरम नहीं, बल्कि ज्यादा चालाक हो रहा था। अच्छा। देखिए, प्रतिबंधात्मक कानून कहता है आप ये नहीं छाप सकते। नियामक कानून कहता है आप जो चाहे छापें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, कहाँ से छाप रहे हैं और उसकी एक कॉपी हमें भी दीजिए। ओहो, तो ये सीधी सेंसरशिप नहीं थी, ये निगरानी की शुरुआत थी। बिल्कुल। सरकार अब हर उस व्यक्ति का रिकॉर्ड बना रही थी जो भविष्य में उनके लिए मुसीबत बन सकता था। यानी वो संभावित बागियों का एक डेटाबेस तैयार कर रहे थे। यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 1870 के बाद का दौर तो राष्ट्रवाद के उभार का था। तब तो प्रेस की भूमिका और भी अहम हो गई होगी। सबसे ज्यादा अहम। 1870 से 1918 के बीच प्रेस ही राष्ट्रवादियों का मुख्य हथियार था। उस समय के जो शुरुआती राष्ट्रवादी नेता थे, वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे। उनका जोर था लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने पर, जनमत तैयार करने पर और अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने पर। सही कहा। और इन तीनों कामों के लिए प्रेस से बेहतर कोई माध्यम नहीं था। इस दौर के कुछ बड़े नाम और अखबार कौन से थे? कई बड़े नाम थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर का द हिंदू और स्वदेश मित्रन, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का द बंगाली, दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका, और जाहिर है बाल गंगाधर तिलक का केसरी और मराठा। ये नाम आज भी भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में बहुत सम्मान से लिए जाते हैं। एक बात मेरे मन में आ रही है, आपने कहा कि ये राष्ट्रवादी अखबार निकाल रहे थे, लेकिन अखबार चलाने में तो काफी पैसा लगता है। तो क्या ये एक मुनाफे वाला काम था? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ये अखबार आर्थिक रूप से कैसे टिकते थे? सच तो ये है कि इनमें से ज्यादातर अखबार मुनाफा कमाने के लिए नहीं चलाए जा रहे थे। इन्हें एक राष्ट्रीय सेवा, एक मिशन के तौर पर देखा जाता था। इन्हें चलाने वाले पत्रकार अक्सर अपनी जेब से पैसा लगाते थे। इनकी पाठक संख्या बहुत बड़ी नहीं होती थी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा था। वो कैसे? अगर कम लोग पढ़ते थे तो प्रभाव गहरा कैसे होता था? क्योंकि एक अखबार को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं पढ़ता था। शहरों से ये अखबार दूर दराज के गांव तक पहुंचते थे। वहां किसी चाय की दुकान पर या चौपाल पर एक व्यक्ति अखबार पढ़ता था और दर्जनों लोग उसे सुनते थे। अच्छा। हर खबर और संपादकीय पर बहस होती थी। इस तरह अखबार के इर्द गिर्द स्थानीय पुस्तकालय जैसी जगहें बन जाती थीं। ये अखबार सिर्फ सूचना नहीं, बल्कि राजनीतिक चेतना और भागीदारी का माध्यम बन गए थे। और सरकारी कानूनों से बचने के लिए भी तो वे कुछ तिकड़म लगाते होंगे। बहुत सारे। एक आम तरीका था कि लेख की शुरुआत सरकार की तारीफ या वफादारी दिखाने वाली बातों से की जाए और फिर बीच के पैराग्राफ में धीरे से अपनी आलोचना डाल दी जाए। वाह। एक और चालाकी थी, इंग्लैंड के अखबारों में छपे किसी समाजवादी या आयरिश राष्ट्रवादी के लेख का हवाला देना। तकनीकी रूप से तो वे बस रिपोर्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड में क्या छप रहा है, लेकिन भारतीय पाठकों तक संदेश साफ पहुंच जाता था। लेकिन सरकार भी चुप नहीं बैठी होगी। जब राष्ट्रवाद की ये लहर तेज हो रही थी, तब उनका अगला बड़ा हमला कब और कैसे हुआ? और उसी वक्त लिटन ने दिल्ली में एक आलीशान दरबार का आयोजन किया और देसी भाषाओं के अखबारों ने इसकी तीखी आलोचना की होगी। जाहिर है। और इसी के जवाब में सरकार वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लेकर आई। गैगिंग एक्ट। हाँ, 1878 का ये कानून, जिसे गला घोटने वाला अधिनियम भी कहा गया, इसके नाम से ही नियत साफ थी। ये कानून सिर्फ भारतीय भाषाओं के अखबारों पर लागू होता था, अंग्रेजी अखबारों पर नहीं। रुकिए, मतलब अंग्रेजी में छपने वाला अखबार सरकार की आलोचना कर सकता था? हाँ। लेकिन अगर वही बात मराठी या बांग्ला में छपे तो वो अपराध बन जाता था? ये तो खुला भेदभाव था। बिल्कुल, ये बहुत ही खुला और बेशर्मी भरा भेदभाव था। इसके प्रावधान भी बेहद सख्त थे। जिला मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिया गया
कि वो किसी भी देसी अखबार के प्रिंटर और प्रकाशक से एक बॉन्ड भरवा सकता था और जमानत जमा करवा सकता था। और अगर कुछ आपत्तिजनक छापा तो जमानत जब्त, और अगर गलती दोहराई गई तो प्रिंटिंग प्रेस को ही जब्त किया जा सकता था। और सबसे खतरनाक बात तो ये होगी कि मजिस्ट्रेट का फैसला ये आखिरी होता होगा, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं। बिल्कुल यही, मजिस्ट्रेट की कार्रवाई के खिलाफ किसी अदालत में अपील नहीं की जा सकती थी। ये कानून का राज नहीं बल्कि तानाशाही थी। लेकिन इसी तानाशाही के बीच एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा हुआ। हाँ, अमृत बाजार पत्रिका वाला। बिल्कुल। अमृत बाजार पत्रिका उस समय तक बांग्ला और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपती थी। जैसे ही ये कानून पास हुआ, इसके संपादकों को पता था कि वे निशाने पर आएंगे। तो उन्होंने क्या किया? इस कानून से बचने के लिए उन्होंने रातों रात एक ऐसा कदम उठाया जिसकी सरकार ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने पत्रिका को पूरी तरह से एक अंग्रेजी अखबार में बदल दिया, रातों रात। कमाल है। मतलब सरकार ने जिस भाषा को निशाना बनाकर कानून बनाया, उन्होंने वो भाषा ही बदल दी। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। ये दिखाता है कि पत्रकार अपनी आवाज को बचाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे। हालांकि बाद में जब सरकार बदली और लॉर्ड रिपन आए, तो उन्होंने 1882 में इस बदनाम कानून को रद्द कर दिया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। नहीं, अब मैदान में एक ऐसे योद्धा का प्रवेश होने वाला था जो इस लड़ाई को एक नए स्तर पर ले जाने वाला था। बाल गंगाधर तिलक। तिलक और उनके अखबार केसरी और मराठा। तिलक ने ऐसा क्या अलग किया जो पहले के राष्ट्रवादी नहीं कर रहे थे? तिलक की पत्रकारिता सिर्फ शिक्षित वर्ग के लिए नहीं थी, वो सीधे आम जनता से बात कर रही थी। उनकी भाषा ज्यादा आक्रामक थी और वो सीधे सीधे साम्राज्यवाद पर हमला करते थे। वो सिर्फ खबरें नहीं छाप रहे थे, वो लोगों में गर्व और प्रतिरोध की भावना जगा रहे थे, और सरकार को इसी से सबसे ज्यादा खतरा महसूस हुआ। और उन्हें मौका मिला 1897 में। हाँ, जब पूना में प्लेग की महामारी फैली, सरकार ने उसे नियंत्रित करने के लिए बहुत सख्त तरीके अपनाए। अंग्रेज सैनिक लोगों के घरों में जबरदस्ती घुसकर तलाशी लेते थे, जिससे जनता में बहुत गुस्सा था। इसी माहौल में चापेकर बंधुओं ने प्लेग समिति के अंग्रेज अध्यक्ष की हत्या कर दी। और सरकार को बस इसी मौके का इंतजार था। बिल्कुल। उन्होंने हत्या का आरोप सीधे तिलक पर तो नहीं लगाया, लेकिन कहा कि तिलक के लेखों ने ही हत्या के लिए उकसाया है। किस लेख के आधार पर? उन्होंने केसरी में छपी एक कविता, शिवाजी के उद्गार और शिवाजी उत्सव में दिए गए तिलक के एक भाषण को आधार बनाया। अच्छा। सरकार का तर्क था कि तिलक ने शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को सही ठहराकर लोगों को ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के लिए भड़काया है। उन पर राजद्रोह यानी सेडिशन का मुकदमा चलाया गया। और उन्हें सजा हो गई? हाँ, 18 महीने के कठोर कारावास की सजा। लेकिन यहाँ सरकार का दांव उल्टा पड़ गया। वो कैसे? वो तिलक को दबाना चाहते थे, लेकिन इस मुकदमे और सजा ने रातों रात तिलक को पूरे देश का हीरो बना दिया। यहीं से उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली, यानी वो नेता जिसे लोग मानते हैं। सरकार ने जिस आदमी को खत्म करना चाहा, उसे अनजाने में ही एक राष्ट्रीय नायक बना दिया। बिल्कुल। और इसके बाद सरकार ने कानून को और सख्त किया। उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A यानी राजद्रोह कानून में संशोधन किया और एक नई धारा 153A भी जोड़ी। इसके अंतर्गत समुदायों के मध्य नफरत फैलाने को भी अपराध बनाया गया और यहाँ पर नफरत फैलाने को अस्पष्ट रखा गया। इसका मतलब कुछ भी हो सकता था। इसने एक डर का माहौल बना दिया। अब आप सिर्फ क्रांति का आह्वान करने के लिए नहीं, बल्कि किसी सरकारी नीति की तीखी आलोचना करने पर भी जेल जा सकते थे। और स्वदेशी आंदोलन के समय तो ये दमन और भी बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट आया, फिर 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट आया, जिसने 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की सारी बुरी बातों को फिर से जिंदा कर दिया। और तिलक को फिर से? हाँ, इसी दौर में तिलक को फिर से राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और इस बार उन्हें 6 साल की सजा देकर बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भी तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत और पाबंदियां लगाई गई। हाँ, युद्ध के समय सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की आलोचना को देशद्रोह बताकर दबा दिया गया। हालांकि युद्ध के बाद 1921 में एक छोटी सी जीत मिली। तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक समिति बनी, जिसकी सिफारिश पर 1908 और 1910 के इन दमनकारी कानूनों को रद्द कर दिया गया। एक छोटी सी राहत। जी,
लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, ये राहतें ज्यादा दिन टिकती नहीं थीं। बिल्कुल। जैसे ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, सरकार फिर से अपने पुराने हथियारों के साथ लौट आई। हाँ, 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट के जरिए ये सारी पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तो हद ही हो गई, जब कांग्रेस की गतिविधियों से जुड़ी किसी भी खबर को छापने पर ही पाबंदी लगा दी गई। सही बात है। तो जब हम इस पूरी कहानी को एक साथ देखते हैं, इसका कुल मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ कानूनों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक पैटर्न है। ये अभिव्यक्ति, दमन, चालाकी से बच निकलने और फिर खुले विद्रोह का एक लगातार चलने वाला चक्र है। संक्षेप में कहें तो ये दो ताकतों की टक्कर की कहानी है। एक तरफ थी औपनिवेशिक सरकार, जो हर कीमत पर सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करना चाहती थी, और दूसरी तरफ थे भारतीय राष्ट्रवादी, जो ये मानते थे कि एक आज़ाद देश के लिए एक आज़ाद प्रेस का होना सबसे ज़रूरी शर्त है। उन्होंने पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं समझा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उसे एक हथियार, एक राष्ट्रीय सेवा और लोगों को शिक्षित करने का सबसे शक्तिशाली जरिया माना। और ये कहानी हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के डिजिटल युग में, जहां सूचना, दुष्प्रचार और सेंसरशिप के तरीके और रूप पूरी तरह बदल चुके हैं, प्रेस की आजादी के लिए लड़ा गया ये ऐतिहासिक संघर्ष हमें क्या सिखाता है? सत्ता और सच के बीच की ये लड़ाई क्या कभी वाकई खत्म होती है?